नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जो अपनी शानदार विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, राइट? देखिए, इस खूबसूरती के बीच एक बहुत ही पुरानी और कड़वी सच्चाई भी हमारे समाज का हिस्सा रही है, और वो है जाति व्यवस्था। सच कहूं तो इसी सिस्टम की वजह से हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को सदियों तक शिक्षा, रोजगार और उस सम्मान से दूर रखा गया जिसके वो हकदार थे। आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक खाई को भरने के लिए बनाई गई सबसे अहम नीति पर बात करेंगे। और यहीं से उठता है वो सवाल जिसमें शायद आपने भी कभी ना कभी किसी से बहस जरूर की होगी। जाति आधारित आरक्षण, आखिर ये सही है या गलत? दशकों पहले जो सिस्टम इस खाई को पाटने के लिए लाया गया था, क्या वो आज भी अपनी जगह एकदम सही है? आज हम इमोशंस को साइड में रखकर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर इस मुद्दे की गहराई में जाएंगे। आज के इस विश्लेषण में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले इसका अर्थ और इतिहास समझेंगे, फिर देखेंगे आज के ताज़ा विवाद क्या हैं, इसके बाद आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों को तौलेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक निष्कर्ष पर। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है आरक्षण का असल मतलब और इसका इतिहास। देखिए, अगर हम सीधे सीधे संविधान के चश्मे से देखें तो आरक्षण का मतलब किसी पर कोई एहसान करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है सरकारी नौकरियों, पढ़ाई की जगहों और राजनीति में कुछ सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व करना जो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पीछे छूट गए हैं। और ये कोई मनमर्जी से नहीं होता, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 46 के तहत होता है। बेसिक आइडिया बस यही है कि उन वर्गों को भी आगे बढ़ने का एक फेयर चांस मिले। अब जरा करंट सिचुएशन के नंबर्स पर नजर डालते हैं। आज के समय में ये कोटा कैसे बटा हुआ है? तो ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तय है। बाकी जो 50.5% सीटें बचती हैं वो अनारक्षित या सामान्य वर्ग के लिए होती है। इन नंबर्स से हमें एकदम क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आज सिस्टम ग्राउंड लेवल पर कैसे काम कर रहा है। इस पूरी नीति का जो कोर है, जो इसकी आत्मा है, वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की इस बात में झलकती है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण सिर्फ कोई आर्थिक मदद या गरीबी दूर करने की स्कीम नहीं है, बल्कि ये सामाजिक न्याय और सम्मान पाने का एक जरिया है। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका असली मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, बल्कि उन ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना था जिनकी वजह से लोगों ने सदियों तक अपना आत्मसम्मान खोया था। तो अगर हम इन बातों को समेटें तो इसके 3 बहुत ही क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य निकल कर आते हैं। पहला, जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है उसे ठीक करना। दूसरा, एजुकेशन और जॉब्स में सबको एक बराबर का स्टार्टिंग पॉइंट देना। और तीसरा, समाज के हर हिस्से में, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन, वहां पिछड़े वर्गों की मौजूदगी और उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, वर्तमान विवाद और हाल की खबरें। आखिर क्यों ये टॉपिक आज भी न्यूज़ चैनल्स पर छाया रहता है? हाल ही में ना बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने इस बहस को और भी गर्मा दिया है। जैसे कर्नाटक का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां अनुसूचित जाति के अंदर ही आंतरिक आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल हुआ। सवाल उठा कि क्या एक ही कैटेगरी के अंदर कुछ लोगों को ज्यादा फायदा मिल रहा है? और फिर ये नकली जाति प्रमाण पत्र वाले मामले, ये तो बहुत ही तेजी से बढ़े हैं, जो सीधे सीधे सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा 2026 के जो नए यूजीसी दिशा निर्देश आए हैं, उस पर भी लंबी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं ये न्याय है, तो कुछ इसे नया भेदभाव बता रहे हैं। और तेलंगाना में तो नए जाति सर्वेक्षण के डेटा पर पूरी नीतियां ही बदली जा रही हैं। मतलब साफ है, ये मुद्दा कोई बीते कल की बात नहीं है, ये आज भी लगातार इवॉल्व हो रहा है। और इन सब प्रशासनिक उठापटक के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 118%। जी हाँ, हाल के कुछ सालों में जाति आधारित भेदभाव के मामलों में पूरे 118% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये सच में बहुत परेशान करने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि भले ही हम 21वीं सदी में आ गए हों, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आज भी उतनी नहीं बदली है जितना हम शायद सोचते हैं। चलिए अब अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आरक्षण के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो लोग इस सिस्टम का मजबूती से समर्थन करते हैं, उनके पास बहुत ही सॉलिड पॉइंट्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है सामाजिक न्याय। उनका कहना है कि जिन वर्गों को सदियों तक दबाकर रखा गया, उन्हें बराबरी पर लाने का ये अकेला तरीका है। दूसरा पॉइंट है सक्रिय प्रतिनिधित्व, यानी ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि देश चलाने वाले बड़े संस्थानों में हर वर्ग की आवाज हो। और तीसरा तर्क सीधा उस 118% वाले आंकड़े से जुड़ता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। जब आज भी समाज में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई है, तो इस रक्षा कवच को हटाना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। भाग 4, आरक्षण के खिलाफ तर्क। जो लोग इस सिस्टम की आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं?
देखिए, आलोचकों की चिंताएं भी उतनी ही वैलिड और गंभीर हैं। सबसे बड़ी बहस होती है योग्यता यानी मेरिट को लेकर। एक बड़े वर्ग का मानना है कि आरक्षण की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा योग्य और होनहार उम्मीदवारों को अपनी सीट गंवानी पड़ती है। दूसरा बहुत ही लॉजिकल तर्क है असमान लाभ का। कई रिपोर्ट साफ दिखाती हैं कि आरक्षण का फायदा उसी वर्ग के कुछ गिने चुने साधन संपन्न परिवारों तक सिमट कर रह गया है। जो सच में आज भी गरीब और पिछड़े हैं, उन तक ये पहुंच ही नहीं रहा। और आखिरी बात जो हम सब अक्सर सुनते हैं, राजनेताओं द्वारा इस मुद्दे का वोट बैंक की तरह जमकर इस्तेमाल किया जाना। अगर हम इस पूरी कॉम्प्लेक्स डिबेट को सिर्फ एक लाइन में समझना चाहें, तो वो ये है मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस, योग्यता बनाम सामाजिक न्याय। एक तरफ ये बात है कि हर इंसान की व्यक्तिगत मेहनत और टैलेंट की कदर होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी भी है कि पूरे समाज में जो ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई है उससे भी सुधारा जाए। किसी भी देश के लिए इन दोनों बातों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, निष्कर्ष और भविष्य की राह। आखिर इसका प्रैक्टिकल समाधान क्या हो सकता है? तो क्या आरक्षण सही है या गलत? देखिए, अगर ईमानदारी से कहें तो सच्चाई ये है कि आरक्षण ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत। ये एक बेहद जरूरी नीति है, लेकिन इसमें बहुत तेजी से सुधार करने की जरूरत है। इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट चश्मे से नहीं देख सकते। जब तक समाज में ऊंच नीच और भेदभाव जिंदा है, तब तक इस नीति की जरूरत तो रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो कमियां आ गई हैं, अब हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि इसका फायदा सच्चे लाभार्थियों तक पहुंचे। मतलब जो एकदम आखिरी कतार में खड़ा है, जो सबसे ज्यादा मजबूर है, यह हक उसे मिलना चाहिए। दूसरा, सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए कि जो लोग नकली सर्टिफिकेट बनाकर हक मार रहे हैं, उन पर तुरंत लगाम लगे। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक तय समय पर इस पूरे सिस्टम की चेकिंग या समीक्षा होनी चाहिए, ताकि वक्त के साथ इसे और बेहतर और प्रासंगिक बनाया जा सके। अब जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम सब मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां आरक्षण की कोई जरूरत ही न बचे? जरा सोचिए, यही हमारा आखिरी लक्ष्य होना चाहिए ना? एक ऐसा समाज जहां सबको आगे बढ़ने का इतना बराबर मौका मिले, जहां किसी के साथ उसकी जाति के नाम पर कोई भेदभाव ही न हो। क्या आरक्षण जैसी नीतियों की जरूरत ही खुद ब खुद खत्म हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एज अ सोसाइटी मिलकर ढूंढना है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।